हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने कुछ फीचर्स देखे थे कंट्रोल सिस्टम के और फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जाने थे, कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने जाना था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसफर फंक्शन एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टू ऑब्टेन ट्रांसफर फंक्शन। राइट, अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है, फॉर एग्जांपल सपोज we have a block diagram or simple blocks like G. And if we have asked to calculate C over R, and it's simple, it's equal to G. Right? Now, if another block G1 is added to this previous block, then we can see these two blocks are in parallel and therefore C over R becomes G plus C1. Right? Now, if we have a feedback part like H, and this is connected here with minus sign, then what we will do, we will first calculate this as G over 1 plus GH, and this G over 1 plus GH is equal to G2. This will be a complete gain of this path. Now the equivalent block diagram will become like this. R and then C. Now C over R will become G1 plus G2. Right? Similarly, if we have a feedback path from here, H1, and it goes up to here with minus sign. Now the complexity increases. जैसे जैसे हम एक एक ब्लॉक्स पढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाती है, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना वैसे ही थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा, इसकी डिफिकल्टी बढ़ती चली जाएगी, और जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा आपका ब्लॉक डायग्राम, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने में, मींस ओवरऑल गेन फाइंड आउट करने में। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ओवरऑल गेन, राइट? तो ओवरऑल सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने में आपको धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी, वैसे वैसे प्रॉब्लम आती जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं। फर्स्ट, block diagram reduction, and second, signal flow graph। सिग्नल फ्लो ग्राफ मेथड में हम क्या करेंगे, सब सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएंगे, और उसके बाद जो मेन मेथड है वो क्या है, मेसन्स गेन फॉर्मूला। और ये जो फॉर्मूला है यही आपको ट्रांसफर फंक्शन देता है फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ। राइट? ट्रांसफर फंक्शन है क्या?
किसी भी सिस्टम का, मान लो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है, या किसी भी टाइप का सिस्टम है, एक हम आरएल सिस्टम भी मान लेते हैं, ये आर है, ये एल है, ठीक, ये बी इन है और इसके अक्रॉस मान लिया बी, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या है? ट्रांसफर फंक्शन इज द लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट। ट्रांसफर फंक्शन क्या है? लाप्लास ऑफ आउटपुट टू द लाप्लास ऑफ इनपुट इज द ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट ही फाइंड आउट करना है। तो हम इस सर्किट का इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एल को हम अगर लाप्लास ले लें, लाप्लास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सुना है तो इसको एलएस कहते हैं और ये आर रहता है, आर प्लस एलएस हो जाएगा। और जब एलएस के अक्रॉस हम वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे तो क्या बनेगा? एलएस डिवाइडेड बाय आर प्लस एलएस मल्टीप्लाइड बाय वी इन, and this is equal to V out। और V out over V in क्या कहलाएगा? LS over R plus LS, और यही क्या बनेगा? ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिंपल सर्किट, ठीक है। तो यही ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन ये तो सिंपल सर्किट का, बड़े सिस्टम्स का हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उसका सर्किट नहीं बनाते, ठीक है। बड़े सिस्टम्स जब होते हैं तो उनका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं और एक एक ब्लॉक में अपनी एक अलग सर्किटरी होती है, ठीक। तो वहां पर हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, उन ब्लॉक डायग्राम से ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हर एक ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास होता है, लेकिन उनका कंबाइंड रिजल्ट हमें कैलकुलेट करना होता है ताकि हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कर सकें। और उसके लिए हमारे पास ये दो मेथड्स हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ। तो हम फर्स्ट मेथड पर चलते हैं, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन मेथड। फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, इसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको समझने होंगे। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर मान लो एक ब्लॉक ये है, यहाँ G है, यहाँ R है, यहाँ C है, तो फाइनली C can be written as R into G और C by R can be given as G, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई सिग्नल इधर से आ रहा है, इनपुट से आ रहा है और किसी ब्लॉक से पास होकर जा रहा है, तो इस ब्लॉक के बाद जो आउटपुट मिलेगा वो क्या होगा? इनपुट मल्टीप्लाइड द गेन ऑफ द ब्लॉक, इनपुट मल्टीप्लाइड बाय द गेन ऑफ द ब्लॉक, ये क्या बनेगा आपका? C आउटपुट ऑफ दैट ब्लॉक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड पॉइंट कि अगर ये आपका एक ब्लॉक है G, यहाँ है C, यहाँ है R और एक और यहाँ से हमने ब्रांच निकाली, तो यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ यही R मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में और कोई ब्लॉक तो है नहीं। यहाँ क्या मिलेगा? अच्छा मान लिया यार हमने G1 कर दिया और यहाँ हमने G2 कर दिया, तो यहाँ मिलेगा C1, यहाँ मिलेगा C2, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? वो पॉइंट जहां पर एक ब्रांच एंटर करती है और वो एक से अधिक ब्रांचेस में ब्रेक होती है, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है?
टेक ऑफ वो पॉइंट क्या कहलाता है? टेक ऑफ पॉइंट। ठीक है, मतलब इस पॉइंट के बाद यहां इसके पहले आर था, इसके बाद भी आर होगा और इधर इसके बाद यहां भी आर होगा, यहां भी आर और यहां भी आर। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, ब्लॉक्स इन कैस्केड। ब्लॉक्स इन कैस्केड मतलब एक ब्लॉक यहाँ है G1, एक ब्लॉक यहाँ है G2, एक ब्लॉक यहाँ है G3। इसका इनपुट है R, आउटपुट कुछ भी हो, इसका भी कुछ इनपुट आउटपुट है, इसका भी कुछ इनपुट आउटपुट है, और इसका फाइनल आउटपुट क्या है? C। अगर हम इसके आउटपुट को इसके इनपुट से कनेक्ट करें, इसके आउटपुट को इसके इनपुट से कनेक्ट करें, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है? कैस्केड कॉम्बिनेशन। क्या बनता है? कैस्केड कॉम्बिनेशन। मतलब एक ब्लॉक के आउटपुट को दूसरे ब्लॉक के इनपुट से कनेक्ट किया, दूसरे के आउटपुट को तीसरे के इनपुट से कनेक्ट किया, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बनता है? कैस्केड कॉम्बिनेशन। और इस कैस्केड कॉम्बिनेशन का अगर हम ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखना चाहें, then what will be the overall transfer function? C over R will be the multiplication of these three blocks, G1, G2। ये ध्यान रखना कि हम जब ब्लॉक डायग्राम में हैं इस समय, तो ये जितने भी G, C, R, G1, G2 ये सब हैं, ये सब किस डोमेन में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन, S डोमेन में है। ये सारे किस डोमेन में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। सारे लाप्लास के रिजल्ट है। ये C क्या है? लाप्लास ऑफ द आउटपुट। ये R क्या है? लाप्लास ऑफ द इनपुट। ये G, G1, G2, G1, G2, G3 ये सब क्या है? लाप्लास ऑफ दैट ब्लॉक, मींस गेन ऑफ दैट ब्लॉक, ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दैट ब्लॉक। ठीक, इस पर्टिकुलर ब्लॉक का ट्रांसफर फंक्शन उसका गेन है जो कि उसके साथ लिखा गया। ठीक है, तो ये सारे फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, सारे एस डोमेन में है, राइट। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, समिंग। एक इनपुट है R, एक इधर से इनपुट आ रहा है X, एक इधर से इनपुट आ रहा है Y। ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, और फाइनल आउटपुट हमारा C बन रहा है। C इज इक्वल टू R प्लस X माइनस। ठीक, एक इनपुट R है, एक इनपुट X है, एक इनपुट Y है। R प्लस हो रहा है, X प्लस हो रहा है, Y माइनस हो रहा है, तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? R प्लस X माइनस Y। और इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? टेक ऑफ, समिंग पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? समिंग पॉइंट। टेक ऑफ पॉइंट ये है, समिंग पॉइंट ये। ठीक है, समिंग पॉइंट नाम से ही जाहिर है कि जहां पर कुछ सिग्नल्स सम होंगे, अलजेब्रिकली सम होंगे। और जब कभी भी आप कहीं नंबर्स को ऐड करते हो, x1, x2, x3, उनको जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट तो एक ही आएगा। जो रिजल्ट आएगा वो एक ही होगा। ऐसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा लाइंस इनपुट होंगी, लेकिन रिजल्ट
एक ही होगा, आउटपुट एक ही होगा। ये डिफरेंस है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट में कि टेक ऑफ पॉइंट में इनपुट एक होगा, आउटपुट एक से ज्यादा होंगे, जबकि समिंग पॉइंट में इनपुट एक से ज्यादा होंगे और आउटपुट एक होगा। ठीक है, ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, एक मेजर डिफरेंस है समिंग पॉइंट और टेक ऑफ पॉइंट में कि टेक ऑफ पॉइंट में इनपुट एक होगा, आउटपुट एक से ज्यादा होंगे, जबकि समिंग पॉइंट में इनपुट एक से ज्यादा होंगे और आउटपुट एक ही होगा, जो कि उन सारे इनपुट्स का सम होगा। ठीक है, फिफ्थ, consecutive summing points can be interchanged. Consecutive summing points can be interchanged. It means एक समिंग पॉइंट यहाँ पर है, एक समिंग पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ इनपुट है r, एक इनपुट है x, यहाँ प्लस किया गया है, यहाँ भी प्लस है, इसका रिजल्टेंट यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर एक इनपुट है y माइनस हो रहा है, फाइनल आपको मिल रहा है c। तो ये c क्या बनेगा, इस लाइन पर क्या बना r प्लस x, यहाँ क्या बनेगा r प्लस x माइनस y। तो ये रूल कहता है कि अगर हम इन सभी पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें तो इससे हमारे रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये कि अगर हम इस y को यहाँ कर दें और इस x को यहाँ कर दें, यहाँ प्लस कर दें और यहाँ माइनस कर दें, तो यहाँ क्या मिलेगा r माइनस y और यहाँ क्या मिलेगा r माइनस y प्लस x। तो रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर हम समिंग पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दें। कॉन्सेक्यूटिव समिंग पॉइंट्स को अगर हम इंटरचेंज करें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ले लीजिए next is blocks in parallel. Blocks in parallel. Sixth one. Blocks in parallel. मतलब ये कि अगर एक ब्लॉक यहाँ पर है G1, एक यहाँ पर है G2, एक यहाँ पर है G3, इन तीनों के इनपुट्स को हम कॉमन कर दें, शॉर्ट कर दें, इन तीनों में एक ही इनपुट आ रहा है R और इनके आउटपुट्स को हम सम कर दें। ठीक है, तो जो फाइनल आउटपुट होगा C, that will be sum of C1 plus C2 plus C3. ठीक है, that will be the sum of the individual outputs of these blocks. ठीक है जी, तो अगर कैस्केड में है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना, कैस्केड में है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर
उसमें है पैरेलल में है, तो यहाँ से C ओवर R क्या निकलेगा? C ओवर R आपका आएगा G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक है, C ओवर R क्या आएगा? G1 प्लस G2 प्लस G3। ठीक, मीन्स अगर ब्लॉक्स कैस्केड में है तो गेन मल्टीप्लाई होगा, और अगर ब्लॉक्स पैरेलल हैं तो गेन ऐड होगा। ठीक है, नेक्स्ट 7, shifting of take off point from a position before a block to after a block. Shifting of a takeoff point from a position before a block to a position after a block. मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पर आपका एक ब्लॉक है G, थोड़ा सा इधर बनाया है G, इधर से इनपुट आ रहा है R, यहाँ पर आपका है C, तो C क्या मिलेगा? R इंटू G। एक टेक ऑफ पॉइंट यहां से इधर है, और यहां हमें क्या मिल रहा है? R। अब इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के हमें इधर लाना है, तो क्या करेंगे? इस टेक ऑफ पॉइंट को अगर यहां से उठाकर इधर लाना है तो क्या करना होगा? इधर मिल रहा है हमें R, इनपुट आ रहा है R, यहाँ मिल रहा है C which is equal to R into G, और टेक ऑफ पॉइंट को उधर से इधर ला रहे हैं, और यहाँ भी हमें क्या चाहिए? R ही तो चाहिए, लेकिन मिल क्या रहा है? मिल रहा है R into G। तो जब R into G मिल रहा है, उससे R चाहिए होगा, हमें क्या करना होगा? यहाँ मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एक ब्लॉक विद गेन 1 by G, और तब मिलेगा। ठीक है, ध्यान दें, अगर कोई ब्लॉक के पहले आपका टेक ऑफ पॉइंट है और इस टेक ऑफ पॉइंट को आपको इस ब्लॉक के पहले से बाद में ले जाना है, ध्यान दें डायरेक्शन आपका क्या है? डायरेक्शन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। ठीक है, करंट फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, सिग्नल फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अब फ्लो ऑफ सिग्नल की डायरेक्शन में आप बिफोर द ब्लॉक से आफ्टर द ब्लॉक किसी टेक ऑफ पॉइंट को ले जा रहे हैं, आपको करना क्या होगा? इस ब्लॉक के इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा नए टेक ऑफ पॉइंट वाले पाथ में। ठीक, मींस अगर G आपका गेन है और लेफ्ट से राइट आप ला रहे हैं, बिफोर द ब्लॉक से आफ्टर द ब्लॉक आप टेक ऑफ पॉइंट को ला रहे हैं, तो आपको 1 by G का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज shifting of takeoff point 8-1, shifting of takeoff point from a position after a block to a position before
टेक ऑफ पॉइंट को शिफ्ट करना है किसी ब्लॉक के बाद से उसके पहले, ठीक ना। आफ्टर द ब्लॉक टू बिफोर द ब्लॉक, इसका जस्ट अपोजिट। यहां हम क्या करने जा रहे हैं, ये गेन है, इधर इनपुट है, इधर आउटपुट है, यहां से हमें हमारे पास एक टेक ऑफ पॉइंट है, इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें यहां, अच्छा जब यहां पर C मिल रहा है तो यहां भी क्या मिलेगा C, और C मतलब है क्या R इंटू G, यही है, तो यही R इंटू G यहां मिलेगा, ठीक। अब हमें करना क्या है, इस टेक ऑफ पॉइंट को उठा के इधर करना है, मतलब अगर ये हमारा ब्लॉक है G और यहाँ C, इधर R, यहां से हमें लाना है, और अभी भी हमें क्या चाहिए यहाँ पे C, अभी भी क्या चाहिए C, लेकिन मिल क्या रहा है R, तो कुछ नहीं करना है, एक और ब्लॉक लगाना पड़ेगा और इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ध्यान दो, सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में, सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में जब हम टेक ऑफ पॉइंट को बिफोर द ब्लॉक से आफ्टर द ब्लॉक ले जाते हैं तो 1/g का मल्टीप्लाई करना है। सिग्नल फ्लो की डायरेक्शन में जब हम ब्लॉक को आफ्टर द ब्लॉक से बिफोर द ब्लॉक लाते हैं तो हमें g का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रहेगा। इस केस में 1/g और इस केस में g, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट, शिफ्टिंग ऑफ समिंग पॉइंट, यहीं पर टेक ऑफ पॉइंट की जगह समिंग पॉइंट, ये हो जाता है पॉइंट आपका 9। Shifting of summing point from a position before a block to after a block। अब यहां पर क्या है, एक समिंग पॉइंट है x, ठीक है, समिंग पॉइंट है x, और उस समिंग पॉइंट को हमें इस पॉइंट पर लाना है x, ठीक है। अच्छा जब यहां पर r और x था तो यहां पर हमें क्या मिल रहा था, c क्या मिल रहा था, ये मिल रहा था r प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई g, r प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई g, ये हमें मिल रहा था। तो अभी भी हमें वही चाहिए r प्लस माइनस x मल्टीप्लाइड बाई g, लेकिन यहाँ मिल क्या रहा है, ये तो c है, यहाँ मिल क्या रहा है rg प्लस माइनस x, rg प्लस माइनस x हमें मिल रहा है, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए r प्लस माइनस x इंटू g मीन्स rg प्लस माइनस xg। तो अगर x के साथ एक और g हम लगा दें, यहां एक और g लगा दें x के साथ, तो यहां हमें क्या मिल जाएगा rg प्लस माइनस xg, ठीक ना। तो बिल्कुल उल्टा है ये टेक ऑफ पॉइंट वाले का, टेक ऑफ पॉइंट में जब हम राइट से लेफ्ट ला रहे थे तब g मल्टीप्लाई कर रहे हैं,
समिंग पॉइंट को जब हम लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तब जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। टेक ऑफ पॉइंट को जब हम राइट से लेफ्ट ला रहे थे तब जी मल्टीप्लाई कर रहे थे, समिंग पॉइंट को जब हम लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तब जी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है 10th, shifting of summing point. Shifting of summing point from a position after a block to position before a block. From a position after a block to a position before a block. समिंग पॉइंट को हमें इस पोजीशन से इस पोजीशन पर लाना है, मींस यहां लाना है, ठीक ना। और यहां रहेगा क्या, तो जब यहां पर था ये x, हमें क्या मिल रहा था, आर जी प्लस माइनस एक्स, आर जी प्लस माइनस एक्स, तो यही हमें यहां से चाहिए। लेकिन इस कंडीशन में क्या मिल रहा है, आर प्लस माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी, और हमें क्या चाहिए, आर जी प्लस माइनस एक्स जी। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक और ब्लॉक यहां लगाएंगे 1 बाय जी, यहां रहेगा। अब आपको क्या मिलेगा, आर जी प्लस माइनस एक्स, आर जी प्लस माइनस एक्स। तो ध्यान दो थोड़ा सा कि जब टेक ऑफ पॉइंट को लेफ्ट से राइट ला रहे थे तो 1 बाई जी मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब समिंग पॉइंट को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे तब 1 बाई जी का मल्टीप्लाई करेंगे। जब टेक ऑफ पॉइंट को राइट से लेफ्ट ला रहे थे तब जी मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब समिंग पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जा रहे हैं तब जी मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इस चीज को ध्यान में रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन 11th, shifting of a takeoff point from a position before a takeoff, before a summing point to a position after summing point. Shifting of a takeoff point from a position before a summing point to a position after a summing point, मतलब अगर ये आपका समिंग पॉइंट है और इसके पहले यहाँ पर आर है, एक यहाँ पे आपका टेक ऑफ पॉइंट निकल रहा है, ये एक्स है, ये सी है, ठीक ना। इस टेक ऑफ पॉइंट को हमें यहाँ से यहाँ मींस इधर सी है तो इधर हमें लाना है, इधर आपका आर है और इधर एक्स, ये
ठीक है जी, यहाँ पे ये प्लस, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बुलाता हूँ, क्लियर हो। 11th नंबर, एक टेक ऑफ, एक समिंग पॉइंट है, इधर R है, इधर C है, यहाँ प्लस माइनस x और ये R, ठीक ना। और इसको हमें लाना किधर है, इधर लाना है। इधर आपका समिंग पॉइंट हो गया, R हो गया, C हो गया, ये हो गया प्लस माइनस x, टेक ऑफ पॉइंट को इधर लाना है। तो जैसे यहाँ हमें R मिल रहा था, यहाँ भी हमें क्या चाहिए, R। अच्छा, यहाँ क्या मिलेगा, R प्लस माइनस x, यही R प्लस माइनस x यहाँ पे मिलेगा, जबकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ R। जब प्लस माइनस x है, मींस इधर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक और समिंग पॉइंट लगाएंगे, इधर x लगाएंगे और तब हमें क्या मिलेगा, R। लेकिन एक चेंज और है कि अगर यहाँ पर प्लस माइनस है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस प्लस, ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस माइनस है तो यहाँ क्या होगा, माइनस प्लस, कि अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस होगा, या माइनस हो रहा है तो यहाँ प्लस होगा, तब आपको क्या मिलेगा, ठीक। ट्वेल्थ नंबर, shifting of a takeoff point from a position after a summing point to a position before a summing point, ठीक है। समिंग पॉइंट के बाद से समिंग पॉइंट के पहले आपको आपका टेक ऑफ पॉइंट ले आना है। मतलब एक समिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ C मिल रहा है, यहाँ R इनपुट हो रहा है, यहाँ प्लस माइनस x हो रहा है, और इस पोजीशन से आपको इस पोजीशन पे लाना है टेक ऑफ पॉइंट। मतलब कि ये समिंग पॉइंट है, यहाँ पर C है, यहाँ R है, और टेक ऑफ पॉइंट आपको यहाँ चाहिए, यहाँ पर x है, ये प्लस माइनस, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, C, तो यहाँ भी क्या चाहिए, C। और C कैसे मिल रहा है, आगे जब आप x को प्लस माइनस कर रहे हो तब। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ भी हम क्या करेंगे, x को प्लस माइनस ही करेंगे और तब हमें क्या मिलेगा, C, ठीक है। टेक ऑफ पॉइंट को जब इधर से इधर लाएंगे तो एक और समिंग पॉइंट लगेगा, प्लस माइनस का ही लगेगा, ठीक है। तब जाकर आपको आपका आउटपुट मिलेगा, क्लियर है। 13th नंबर, रूल नंबर 13,
13 में 3 पार्ट है। फर्स्ट ए पार्ट, 13 का ए पार्ट कहता है कि अगर आपके पास एक सिस्टम कुछ इस टाइप का है, इसको नाम दे देते हैं ES या E सिंपली, और इसको नाम दे देते हैं B। ये है प्लस माइनस, मींस एक फीडबैक सिस्टम है। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर बनाएंगे तो उसमें क्या दिखाई देगा, R और एक ब्लॉक और बस, ठीक ना। और ये ब्लॉक क्या होगा, G डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस, इट मींस जो ट्रांसफर फंक्शन होगा C ओवर R दैट विल बी G डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्लस GH होगा। अगर यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन ऑफ समिंग पॉइंट। एलिमिनेशन ऑफ समिंग पॉइंट। सेकेंड का बी पार्ट, कि अगर इस h की वैल्यू 1 है तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, ठीक ना। इस h की वैल्यू 1 है तो इस टाइप का डायग्राम बनेगा, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। यूनिटी फीडबैक सिस्टम। और मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिटी फीडबैक सिस्टम में यहां आपको क्या मिलेगा, माइनस। मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिटी फीडबैक सिस्टम में यहां आपको क्या मिलेगा, माइनस, लेकिन हम दोनों लेकर चल रहे हैं। और तब C ओवर R क्या बनेगा, G डिवाइडेड बाय 1 प्लस माइनस प्लस G, 1 माइनस प्लस G, ठीक है। सी पार्ट कहता है कि अगर हमें, अभी तो हम C ओवर R कैलकुलेट, अगर हमें E ओवर R कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करें, E ओवर R। E क्या है, E इज इक्वल टू R प्लस माइनस B, और B क्या है, C इंटू H, R plus minus CH is E, and C is equal to E into G, ठीक है। C is equal to E into G, तो यहां हम पुट कर देंगे E is equal to R plus minus EGH, and after transposition it becomes E 1 minus plus GH is equal to R, or E over R will become 1 over 1 minus plus GH, ठीक है। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब हमें एरर एनालिसिस करना होगा, जब हम एरर कैलकुलेट करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ओके। And last one, 14th, rule number 14th. कहता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो, अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हो तो जो आउटपुट
कैलकुलेट करेंगे वो आउटपुट एक बार हम इस इनपुट की वजह से देखेंगे और एक बार इस इनपुट की वजह से देखेंगे और फिर उन दोनों के इफेक्ट को सम करेंगे। ठीक है, तो C will be R1G plus R2G। एक बार हम एक इनपुट को लेकर आउटपुट चेक करेंगे, दूसरी बार दूसरे इनपुट को लेकर आउटपुट चेक करेंगे और फिर उन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को हम कैलकुलेट करेंगे बाय एडिंग both results, right? This is the end for today. अगले लेक्चर से हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे।